गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। कैसे हैं आप सभी? ऑल गुड? आगे बढ़े। ज्योग्राफी का चैप्टर नंबर 2 हमारा चल रहा था और ज्योग्राफी के चैप्टर नंबर 2 के 3rd पार्ट में हम आ गए हैं। चैप्टर बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए इसमें थोड़ा टाइम भी लग रहा है। पहले वीडियो में हमने डिस्कशन किया था कि इंडिया में फॉरेस्ट, जो अलग अलग टाइप की फॉरेस्ट होते हैं, वो अलग अलग कंडीशन में किस तरह क्यों पाए जाते हैं। हमने रेनफॉल के पैटर्न के अकॉर्डिंग एवरग्रीन और इन सब के बारे में डिस्कशन किया था। कितने टाइप की फॉरेस्ट हैं, कैसे, कहाँ पर, वो डिस्कशन किया। सेकंड वीडियो में हमने डिस्कशन किया कि इंडिया के अंदर फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ कितना रिच है, कितना बेहतरीन वैरायटी में है, कैसे है कैसे नहीं है। और IUCN इंटरनेशनल यूनियन, ठीक है ना, इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन नेचुरल एंड नेचुरल रिसोर्सेज के अकॉर्डिंग हमने कई कैटेगरीज के बारे में डिस्कस किया था कि नॉर्मल स्पीसीज क्या हैं, इंडेंजर्ड में स्पीसीज क्या हैं, रेयर स्पीसीज क्या हैं, और एक्सटिंक्ट जो जातियां हैं वो कौन सी हैं। इन सब के बारे में काफ़ी डिस्कशन किया था। हमने उनके एग्जाम्पल भी देखे थे कि कौन कौन से रेयर में आ रहे हैं, कौन कौन से नॉर्मल में आ रहे हैं, वो क्या है। और इंडिया इन सभी में थोड़ा रिच है, आप लोगों को पता होना चाहिए, काफ़ी रिच है इस मामले में। ओके, तो स्टार्ट करते हैं पार्ट नंबर 3, लेसन नंबर 2, ठीक है, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज। ओके, देखिए जियोग्राफी, जियोग्राफी चैप्टर नंबर 2, ओके, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज, रिसोर्सेज, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, ये देखिए, इसके बारे में हम डिस्कशन कर रहे हैं। ओके, पार्ट नंबर 3, पार्ट 3। ओके, तो आज हम डिस्कशन करेंगे किस बारे में? आज हम डिस्कशन करेंगे कि इंडिया के अंदर जो है, जो स्पेशल वैरायटी जो हिमाचल के जंगलों में पाई जाती है, हिमालयन यू, एक इतना गजब का ट्री है जिससे कैंसर का ट्रीटमेंट होता है, कैंसर का ट्रीटमेंट होता है। और जब ये पता लगा लोगों को कि इसकी बार्क, इसकी लीव्स से हम लोग उसको एक्सट्रैक्ट करके निचोड़ कर उसमें से टक्सोल निकाल सकते हैं, एक केमिकल निकलता है उसमें से टक्सोल, कैंसर के जितने भी पेशेंट होते हैं उनका ट्रीटमेंट होता है। अब लेकिन समस्या ये है, प्रॉब्लम ये है कि एक बार इंसान को, ह्यूमन को ये पता लग जाए कि इससे ये फायदा होना है, तो वो झट से उसको कॉमर्शियल लेवल पे ले आता है, कॉमर्शियल लेवल पे ले आएगा उसको। वो बेचने की बात करेगा, यार इससे मैं पैसे कमा लूँ, मैं अमीर हो जाऊँ, मैं अरबपति हो जाऊँ, मैं करोड़पति हो जाऊँ, तो वो उसका क्या है कि वो मिसयूज करना शुरू कर देता है। आज हिमाचल प्रदेश में जो पहले बहुत ज्यादा वैरायटी में यू ट्री पाए जाते थे और कैंसर का ट्रीटमेंट बढ़िया होता था, आज वो लगभग सूख चुके हैं, आज वो सूख चुके हैं सिर्फ इंसान के लालच की वजह से। ओवर एक्सप्लॉयटेशन, इंसान जब भी ओवर एक्सप्लॉयटेशन करता है डेफिनेटली वो हर चीज को यहाँ अर्थ से खत्म कर देगा, जो कि न केवल ह्यूमन के लिए जरूरी है, दूसरी वाइल्ड लाइफ और बाकी इकोसिस्टम के लिए बहुत जरूरी है। तो स्टडी करते हैं इसके बारे में कि ये यू क्या है और कहाँ मिलती है और लोग इसके बारे में क्या एक्सपेक्टेशन रखते हैं। ओके, तो देखिए हम आज डिस्कस कर रहे हैं द हिमालयन यू, द हिमालयन, हिमालय में पाई जाने वाली यू, ये देखिए यू, हिमालय में पाई जाने वाली यू, यू, ठीक है। यू जो है ये हिमालय में पाई जाती है और इसको, इसका जो साइंटिफिक नेम है, साइंटिफिक जो नेम है इसका, साइंटिफिक जो नेम है वो है टेक्सस, टेक्सस वेलेंचिनिया, वेलेंचिनिया, टेक्सस वेलेंचिनिया, ये इसका साइंटिफिक नेम है। इसका यूज क्या है?
बहुत ज़्यादा यूज है, कैंसर का ट्रीटमेंट कर सकती है। ओके, तो देखिए मेडिक्लेनिंग प्लांट है, एक मेडिक्लेनिंग, ठीक है, एक मेडिक्लिनल प्लांट है ये। ओके, और जो है हिमाचल प्रदेश में पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश के जंगलों में ये पाया जाता है, हिमाचल प्रदेश में इसकी लोकेशन है, और अरुणाचल प्रदेश में भी ये मिलता है, अरुणाचल प्रदेश में ये पाया जाता है। वेल फेमस, बहुत ज्यादा फेमस है हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश, बहुत ही बढ़िया प्लांट है ये। अब इसमें से निकलता क्या, केमिकल कंपाउंड जिसका नाम, ठीक है, इसके अंदर से जो केमिकल कंपाउंड निकलता है, केमिकल कंपाउंड जो निकलता है, उस केमिकल कंपाउंड को हम टैक्सोल कहते हैं। उसको क्या कहते हैं, टैक्सोल। याद रखना, ये कई बार एनटीएससी में क्वेश्चन आया है, सीबीएसई बोर्ड में भी क्वेश्चन आया है कि जो यू नाम का ट्री है, इसकी लोकेशन क्या है और इससे क्या केमिकल कंपाउंड निकलता है और किस तरह का ट्रीटमेंट ये कर सकता है। ठीक है, तो ट्रीटमेंट क्या कर सकता है ये कहां से हमें मिलता है, फाउंड फ्रॉम, कहां से मिलता है, फाउंड फ्रॉम यू ट्री से हमें मिलता है। और उसकी क्या क्या चीजों से ये मिल सकता है, देखिए ये हमें उसकी बार्क से मिल सकता है, उसकी जो बार्क्स होती है उससे मिल जाएगा, ये उसकी नीडल से मिल सकता है, ओके, ये उसकी ट्विग्स, जो ट्विग्स होती हैं, ट्विग्स से इसको निकाल सकते हैं, और उसकी रूट से भी निकाल सकते हैं, और उसकी रूट से भी ये निकलेगा। आप 4 चीजों से टैक्सोल को निकाल सकते हो, उस पेड़ में से, उस ट्री में से आप निकाल सकते हो। ठीक है, बार्क, नीडल, ट्विग, रूट्स, इन चारों चीजों से आप इसको निकाल सकते हो। ओके, उसके बाद देखिए ये कर सकता है ट्रीटमेंट, ठीक है, ये ट्रीटमेंट कर सकता है, ट्रीटमेंट फॉर, जिस चीज का ट्रीटमेंट कर सकता है, कैंसर का ये ट्रीटमेंट कर सकता है। कैंसर का ये ट्रीटमेंट कर सकता है बहुत बड़े ढंग से। ठीक है, लेकिन अभी क्या हो रहा है कि अरुणाचल प्रदेश और हिमाचल के लोगों को जब इस बारे में पता चला कि ये प्लांट बहुत ही कामयाब है, तो इन्होंने इसको ओवर यूज करना शुरू कर दिया। इसका जो है उखाड़ दिया सब कुछ, देखा जाए तो इसको रूट से भी उखाड़ ले गए, इसके पत्ते छील दिए, इसकी ब्रांचेस खा गए, नीडल्स निकाल ली, सब इसको बिल्कुल ऐसा कर दिया कि अब ये सूख चुके हैं, अब कुछ नहीं बचा इनके पास। ये है एग्जांपल ओवर एक्सप्लॉयटेशन। ठीक है, तो देखिए ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है, यू ट्रीज, ठीक है, नियर टू एंड, ठीक है, खत्म होने वाले हैं, नियर टू एंड है, ड्यू टू ओवर एक्सप्लॉयटेशन, ओवर एक्सप्लॉयटेशन की वजह से ये लगभग खत्म हो रहे हैं। एक टाइम ऐसा आएगा कि ये बिल्कुल ही खत्म हो जाएंगे, वहां पर दिखेंगे ही नहीं, ये चीजें हैं। ठीक है, केवल यही एग्जाम्पल नहीं है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। इंडियन फॉरेस्ट के डिप्लेशन के बहुत सारे रीजन हो रहे हैं, उन रीजन को भी हम यहीं के यहीं समेट देते हैं कि किस वजह से हमारे इतने अच्छे जंगल, हरा भरा इंडिया, हरा भरा हरियाणा, जहां पर कहावत बड़ी प्रसिद्ध थी कि मेरा हरा भरा हरियाणा, जित दूध दही का खाना, वो खत्म हो चुका है। अब तो पिज्जा बर्गर चल रहा है, यहाँ पे दमादम खा रहे हैं, ठूस के खा रहे हैं, पेट खराब हो जाए तो देखा जाएगा, खा रहे हैं ठूस के चल रहा है जैसे तैसे। तो किस वजह से फॉरेस्ट एंड हो गए, न केवल ओवर एक्सप्लॉयटेशन, और भी बहुत सारे रीजन रहे होंगे, न केवल यू खत्म हो गया होगा, और भी बहुत सारी चीजें खत्म हो गई होंगी। जो मेडिकल प्लांट थे वो तो एंड हो ही रहे हैं, जो और भी जो ऑक्सीजन प्रोवाइडर थे, जैसे कि पीपल,
पीपल का पेड़ बहुत जबरदस्त ऑक्सीजन प्रोवाइडर है। नीम का पेड़ पूरे वो आसपास के एरिया में एंटीबायोटिक्स का बहुत बड़ा एक मेडिकल प्लांट माना जाता है। नीम के ट्री को लोग पहले यूज करते थे। कहा जाता है, मेरे दादा परदादा बताते हैं कि हम लोग कभी ये कोलगेट और ये ब्रश वगैरह कभी यूज ही नहीं करते थे। नीम की दातुन ली, तोड़ी और दांतों को घिसना शुरू कर दिया। और वो जब वो घिसते तो कड़वा कड़वा मुंह में लगता और वो मुंह के थ्रू फिर पेट में भी जाता, अंदर भी, तो अंदर के कीड़े वीड़े भी मर जाते सारे। जबरदस्त एंटीबायोटिक, कभी दवाइयों की जरूरत नहीं पड़ती थी। ये कहा जाता है, एक मेडिकल ये प्रूव हो चुका है कि जो इस तरह की जो नीम वगैरह है, इनकी जो ब्रश वगैरह करता है, तो वो कभी लाइफ में कभी बुखार या ऐसी कोई प्रॉब्लम आती नहीं उसको कभी भी। मतलब गजब की, नेचर के पास हर बीमारी का इलाज था। लेकिन इंसान क्या है, आर्टिफिशियल होता चला गया, और आर्टिफिशियल जितना हुआ उतना ही वो बीमारियों से फंसता चला गया। कभी देखा आपने, आदिवासी पीपल कभी चप्पलें नहीं पहनते थे, और जब से हम चप्पलें जूते पहनने लगे हैं ना, प्रॉब्लम हमारी बढ़ गई है। नेचर से हट गए हम दूर। जब प्राइम ह्यूमन नंगे पैर चला करता था, वो मिट्टी से टच रहते थे उसके पैर पूरे। और जब मिट्टी से टच, आज क्यों कहता है एक साइंटिस्ट कि आप घास पे नंगे पैर घुमा करो? क्यों कहता है एक साइंटिस्ट ये बात कि घास पर आप सुबह शाम नंगे पांव घुमा करो? आंखों की जो प्रॉब्लम है ना, आंखों की रोशनी बढ़ जाती है। तो कहीं ना कहीं लॉजिक तो है, कहीं ना कहीं लॉजिक तो है कि उस जमाने में किसी आदिवासी को हमने चश्मा लगाते हुए नहीं देखा, कभी नहीं देखा। ये बात सही है, किसी आदिवासी को हमने चश्मा लगाते हुए नहीं देखा, कभी उसको बीमार होते नहीं देखा। हमारे यहाँ पर तरह तरह की आई साइट प्रॉब्लम, पता नहीं किस तरह की प्रॉब्लम हमारी ये हो चुकी है। जितना इंसान नेचर से दूर जाता है, उसकी प्रॉब्लम उतनी ही बढ़ती चली जाती है। ये बात सही है, ये प्रूव है। नेचर उस चीज को रिवर्ट करती है, ठीक है। तो जानना नहीं चाहेंगे कि किस वजह से जंगल खत्म हो गए, क्या वजह थी, क्या रीजन था? कोई ना कोई रीजन तो रहा था। तो देखिए रीजंस, अब इसके अलावा हम कुछ रीजंस और जानना चाहेंगे, ठीक है। रीजन फॉर डिप्लेटेशन, ठीक है। ये देखिए रीजंस फॉर डिप्लेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट, ठीक है, एंड वाइल्ड लाइफ एंड हो गई और फॉरेस्ट एंड हो गए। उसके पीछे रीजन क्या है, क्या कारण है कि ये सारे खत्म? क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, एक लॉन्ग क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा कि किस वजह से इंडियन फॉरेस्ट और ये सब खत्म हो गई, क्या रीजन है हमारे पास? तो रीजन है नंबर 1, रीजन है हमारे पास नंबर 1, एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। एक्सपेंशन, ठीक है, एक्सपेंशन ऑफ रेलवे। हमारे इंडिया में जब रेलवेज और रोडवेज का एक्सपेंशन किया गया, कैनाल कंस्ट्रक्शन, ठीक है, जब ये एक्सपेंशन किया गया तो आप देखोगे कि बहुत बड़े लेवल पे, ठीक है, और कैनाल कंस्ट्रक्शंस और एग्रीकल्चर, ठीक है, कैनाल कंस्ट्रक्शन वर्क और डैम वगैरह बनाए गए, ठीक है। तो रेलवे का एक्सपेंशन हुआ, रोडवेज ये सब हुआ, तो बहुत सारे फॉरेस्ट कट ऑफ कर दिए गए और धीरे धीरे ये एरिया निकालने के लिए उन्होंने सारे जंगल खत्म कर दिए। तो ये एक बहुत बड़ा रीजन है। ये सब कुछ कॉलोनियल टाइम में शुरू हो गया था। आपको मैं बता दूं, इंडिया में पहली रेलवे 1853 में शुरू हुई, 1853 में बॉम्बे और ठाणे के बीच में शुरू किया गया। उस समय मुंबई तो होता नहीं था, गुजरात महाराष्ट्र भी नहीं होता था। ये कब बने हैं गुजरात महाराष्ट्र, कब बने? 1960 में बने हैं, आज़ादी के बहुत साल के बाद बने हैं। पहले बॉम्बे हुआ करता था। तो बॉम्बे और ठाणे के बीच में रेलवे शुरू की गई थी और बड़े लेवल पे आप मान के चलो कि महाराष्ट्र के लगभग सारे फॉरेस्ट जहां जहां रेलवे कंस्ट्रक्शन होना था वह सारा खत्म होता चला गया। और आज़ादी के बाद भी ये कटे हैं, आज़ादी के बाद भी हम पूरे इंडिया में रेलवे एक्सपेंशन करना चाहते, रोडवेज को आगे एक्सपेंड करना चाहते। 6 टाइप के रोडवेज थे हमारे इंडिया में, आज भी हैं। सुपर एक्सप्रेसवे, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड, बॉर्डर रोड, 6 टाइप के रोड है हमारे यहाँ पर। अब सोचो 6 टाइप के रोडों का
एक्सपेंशन किया जाएगा, जंगल तो खत्म, जंगल खत्म हो गए। दोबारा सुनो, सुपर एक्सप्रेस वे, 6 लेन रोडवेज, नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, डिस्ट्रिक्ट रोड्स, विलेज रोड और बॉर्डर रोड। बॉर्डर रोड 6 टाइप के रोड हमारे इंडिया में है और 3 टाइप की हमारे यहां पर रेलवे कंस्ट्रक्शन वर्क है। कैसे? मीटर गेज, ब्रॉड गेज और नैरो गेज। 3 टाइप की पटरियों की यहां की गई है और कहते हैं कि इंडिया में सबसे बड़ा रेलवे नेटवर्क है हमारे इंडिया का। वन ऑफ द वर्ल्ड मोस्ट लॉन्गेस्ट रेलवे नेटवर्क इन इंडिया। वर्ल्ड मोस्ट रोड का नेटवर्क हमारे इंडिया में है। नोडल एरिया जबरदस्त यहां पर। तो कॉलोनियल टाइम से शुरू हो गया था, 1853 से शुरू हो गया था और आज तक देखो 2021 आ गया, लगभग 150 पौने 200 साल हो गए हैं, सारे जंगल खत्म हो गए। ओके, दूसरा रीजन हो गया हमारा एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर का एक्सपेंशन हुआ, समय की जरूरत थी। ये बात सही कि टाइम की जरूरत थी, हमें एग्रीकल्चर को एक्सपेंड करना पड़ा क्योंकि जिस हिसाब से पॉपुलेशन इंडिया की बढ़ रही थी, एग्रीकल्चर को हमें बढ़ाना ही था। अगर नहीं बढ़ाओगे तो भूखे मर जाओगे, नहीं बढ़ाओगे तो भूखे मरोगे। इंडिया कब तक इंपोर्ट करता विदेशों से? आखिर हमें ग्रीन रेवोल्यूशन लाना ही था और ग्रीन रेवोल्यूशन 1960 के आसपास, 1970 के बीच में बड़े लेवल पे ग्रीन रेवोल्यूशन हुआ और ग्रीन रेवोल्यूशन के लिए फिर आसपास के सारे जंगल साफ किए गए। शुरुआत कहां से हुई? ब्रिटिश टाइम पीरियड में वेस्ट बंगाल और आसपास के संथाल और जो मुंडा ग्रुप थे उन लोगों ने शुरुआत की थी और आप देखोगे वेस्ट बंगाल और आसपास के सारे जंगल लगभग साफ होने लगे थे। फिर बिहार का नंबर आया, यूपी का नंबर आया, हरियाणा तो केस में बना नहीं था, पंजाब था, गुजरात था, राजस्थान में पहले जंगल कम थे लेकिन फिर भी वहां एग्रीकल्चर करने के लिए उन जंगलों को भी काट दिया गया। आजादी के बाद भी बहुत बड़े लेवल पे ये हुआ एक्सपेंशन ऑफ एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर लैंड्स को निकालने के लिए सब कुछ हुआ है, बड़े लेवल पे हुआ है। ओके, दूसरी बात है कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। एक ये भी सबसे बड़ा रीजन है, कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री। ये भी एक बहुत बड़ा रीजन है हमारे इंडिया में कि कॉमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री ने जंगल को खत्म कर दिया। ब्रिटिशर्स के टाइम में अगर आपको याद हो, 9th में आप लोगों ने पढ़ा होगा, डाइटरिच ब्रेंडिस जर्मन फॉरेस्ट एक्सपर्ट बुलाया गया था और उस जर्मन फॉरेस्ट एक्सपर्ट ने 1864 में जब वो आया, 1865 में फॉरेस्ट रूल बनाए थे और बहुत बड़े लेवल पे सर्वे हो रहे थे। 1907 में यहां पर फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून में बना दिया गया था कि इंडिया के जंगलों का सर्वे किया जाएगा और ये छांटे जाएंगे भी इंडिया के जंगल किस किस टाइप के, कौन कौन से टाइप के। अभी हम उसके बारे में डिस्कशन करने वाले हैं इस टॉपिक के तुरंत बाद कि किस किस टाइप के जंगल कहां कहां पर हैं। ठीक है, ऐसे कैटेगरी हम पहले पढ़ चुके हैं कि एवरग्रीन फॉरेस्ट है, डेसिडियस है, ये सब हम पढ़ चुके हैं। लेकिन रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, विलेज फॉरेस्ट जो उस जर्मन एक्सपर्ट ने बनाए थे 1865 में फर्स्ट फॉरेस्ट लॉ ऑफिसर। याद रखना, अगर कभी एनटीएससी में क्वेश्चन आ जाए कि इंडिया का ब्रिटिश टाइम में पहला फॉरेस्ट लॉ ऑफिसर कौन था, तो वो 1865 में ब्रिटिशर्स ने उसे बनाया था, डायट्रिच ब्रेंडिस। ठीक है, फर्स्ट लॉ ऑफिसर ऑफ इंडिया इन ब्रिटिश टाइम, क्योंकि वो जर्मनी से बुलाया गया था। ओके, तो कॉमर्शियल एंड साइंटिफिक फॉरेस्ट्री की वजह से यहां नुकसान हुआ। अब ये होती क्या है, पहले ये समझ लो कि कॉमर्शियल और साइंटिफिक फॉरेस्ट्री क्या है। कॉमर्शियल का मतलब होता है व्यापारिक लेवल पे जंगल। आपने देखे होंगे हरियाणा में, पंजाब में आपने बहुत बड़े सफेदे के पेड़ देखे होंगे। सफेदे के लंबे लंबे पेड़ सफेदे के, वो लगे नहीं हैं, लगाए गए हैं। ब्रिटिशर्स चाहते थे कि हमें इस तरह के जंगल लोग उगा के दें जिससे हमें फायदा हो सके। कॉमर्शियल फॉरेस्ट्री, जो ओरिजिनल वहां के जंगल थे वो खत्म किए गए और उसकी जगह पर नए टाइप के कॉमर्शियल फॉरेस्ट लगाए गए।
ओके, साइंटिफिक फॉरेस्ट में वही है, जब सर्वे कर दिया गया, पता लग गया कि भाई यहाँ पर ये टाइप के ट्रीज हैं, यहाँ पर ये उगाए जा सकते हैं, तो रिप्लेस किए गए बड़े लेवल पे। और रिप्लेस किए हुए पेड़ ज्यादातर कामयाब नहीं होते, सबको पता है कामयाब नहीं होते। जिसका जो एरिया होता है ना, शेर जंगल में ही सरवाइव करता है, आपको पता है। अब शेर को आप घरों में ले आओ तो कामयाब नहीं होगा, मर जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से चीजें हुई। नंबर 3 और नंबर 4 रीजन, नंबर 4 रीजन यहां पर आता है माइनिंग एक्टिविटी। माइनिंग एक्टिविटी, ठीक है। किस तरह की माइनिंग? कोल माइनिंग, ठीक है। आयरन ओर निकालने के लिए माइनिंग हुई, ठीक है। और अदर मिनरल्स एंड अदर मिनरल्स, दूसरे मिनरल्स निकालने के लिए यहां पर बड़े लेवल पे माइनिंग हुई, बहुत बड़े लेवल पे माइनिंग हुई। माइनिंग एक्टिविटी की वजह से न केवल जंगल खत्म हुए, ड्राई अप हो गए, बल्कि जो फॉरेस्ट लाइफ जो है, वाइल्ड लाइफ है, वो भी धीरे धीरे एंड होती चली गई। माइनिंग एक्टिविटी से बहुत नुकसान होता है, ओके। तो देखिए एक और रीजन, नंबर 5, ठीक है, रिवर वैली प्रोजेक्ट। माइनिंग एक्टिविटी के बाद में नाम आता है रिवर वैली प्रोजेक्ट। ये देखिए जितने भी रिवर वैली प्रोजेक्ट लगे उनकी वजह से बहुत नुकसान हुआ। रिवर वैली प्रोजेक्ट की बात करें तो नर्मदा रिवर पर सरदार सरोवर डैम बनाया गया। इतना पानी भर गया पीछे तक कि जंगल के जंगल डूब गए, गल गए। जब सोचो कोई पेड़ इतना मेरे साइज में पानी में डूब जाएगा तो क्या वो ट्री सरवाइव कर पाएगा? नो, कभी नहीं कर पाएगा। और वहां के जानवर कहां जाएंगे भाई? इतने सारे जानवर इतने पानी में कभी नहीं रह पाएंगे। मछली थोड़ी ना है कि वो वहीं पर रह जाएंगे, वो सारे भाग गए। नर्मदा रिवर पर जब सरदार सरोवर प्रोजेक्ट लगाया गया तो वहां के ट्राइबल पीपल और बहुत सारे लोग बेचारे बर्बाद हो गए। उन्होंने बहुत प्रोटेस्ट किया कि भाई ऐसा मत करो, नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया। लेकिन हुआ क्या? कुछ नहीं हुआ, डैम तो बन गया। डैम के बाद खैर बिजली भी बनी और भी दूसरे फायदे हुए। लेकिन एक बार जब कहीं पर डैम बनता है तो आप ये मान के चलो कि आसपास का एरिया पूरा बाढ़ में फंस जाता है। और एक बार जो एरिया बाढ़ में फंस गया वहां की वाइल्ड लाइफ और फॉरेस्ट खत्म हो गया, ये मान के चलो। और एग्जांपल लो, गंगा नदी पर टिहरी डैम बना ऊपर उत्तराखंड में, 100 गांव डूब गए पानी में, 100 विलेज पानी में डूब गए, बाढ़ आ गई। आप नदी का रास्ता बंद कर रहे हो भाई। नदी जिस रास्ते से चलती है नैरो लेवल पे, पतले पतले रास्ते से वो निकलती है, आप उसका रास्ता बंद करोगे तो वो पीछे पानी रुक जाएगा सारा। और अगर पानी रुक गया तो पीछे फैल जाएगी, वो फैल जाएगी दूर दूर तक, और दूर दूर तक फैलेगी तो पानी फैल जाएगा। टिहरी डैम की वजह से बहुत नुकसान हुआ उत्तराखंड में, बहुत नुकसान हुआ। एक और एग्जांपल लो, महानदी पर बनाया गया हीराकुड डैम, दामोदर रिवर पर बनाया गया दामोदर वैली प्रोजेक्ट, साउथ में कृष्णा नदी पर तुंगभद्रा नदी पर तुंगभद्रा प्रोजेक्ट बना, कावेरी नदी के आसपास शिव समुद्रम डैम बना, शिव समुद्रम प्रोजेक्ट, चंबल रिवर पर 4 बने, गांधी सागर प्रोजेक्ट, राणा प्रताप सागर प्रोजेक्ट, जवाहर सागर प्रोजेक्ट और कोटा बैराज, 4 बने। गांधी सागर, राणा प्रताप सागर, कोटा बैराज और राणा प्रताप सागर, ये 4 बने, ठीक है। गांधी सागर ये सारे बने। तो जब भी रिवर पर कोई प्रोजेक्ट बना, आसपास का एरिया पूरा पानी में डूब गया और नुकसान हुआ। डेवलपमेंट तो करना ही था भाई, डेवलपमेंट तो करना था, लेकिन हम अपने फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ को दे बैठे, खत्म हो गया। ओके, एक और रीजन देखो, एक और रीजन देखिए हमारे पास, ठीक है, ओवरग्रेजिंग। नंबर 6 पॉइंट, ओवरग्रेजिंग, ये भी एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। पंजाब, राजस्थान, हरियाणा, ये एक ऐसा एरिया रहा है जहां पर हमेशा से कैटल हर्डर रहे हैं। बंजारे आपने सुने होंगे,
गद्दी शेरपा, शेपर्ड पीपल, भेड़ बकरियां रखने वाले, गाय भैंस रखने वाले खूब आपने सुने होंगे, बहुत सारे इंडिया में हैं ये। तो सोचो किसी एरिया में अगर ग्रेजिंग करने पर, भेड़ बकरे चराने पर कोई लिमिटेशन ना हो, कोई एरिया ना हो, तो न केवल वो भेड़ बकरियां घास खा जाएंगी बल्कि ठूठ को भी नीचे से उखाड़ लाएंगी जब वो भूखे मरेंगे। एक ही ग्रुप बार बार उस एरिया में, मान लो एक ग्रुप आया वो आगे चला गया, पीछे दूसरा ग्रुप आ रहा है वो आगे चला गया, तीसरा ग्रुप आया वो आगे चला गया, तो उस एरिया से वो सब कुछ खत्म कर जाएंगे, सब साफ कर जाएंगे। ओके, और वहां की जमीन भी खराब कर देंगे। ओवर ग्रेजिंग से लैंड डिग्रेडेशन हो जाता है, आपको बताओ तो पंजाब में यही सबसे बड़ा रीजन है लैंड डिग्रेडेशन का। जमीनें खराब हो गई, इरोजन हो गया। जब ये जानवर घूमते हैं ना किसी एरिया में, तो आप ये मान के चलो इनके खुर जो होते हैं ना, इनके खुर आपने देखोगे, इनके पैर जो होते हैं वो बड़े हार्ड होते हैं। जब वो किसी एरिया में निकल जाएंगे ना, तो पूरी मिट्टी ऐसे लगेगा जैसे ट्रैक्टर ने खोद दिया हो, ऐसा लगेगा जैसे ट्रैक्टर ने खोद दिया हो। सोचो उसी टाइम में बारिश आ गई तो सारी फर्टाइल लैंड जो है ना वो बह जाएगी और सड़कों पर आ जाएगी। ओवर ग्रेजिंग से पंजाब आसपास के सारे फॉरेस्ट धीरे धीरे खत्म होते चलेंगे। प्रॉब्लम बहुत बड़ी है, ठीक है। ओके, इसके अलावा इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन, ये सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। इंडस्ट्रीज बनती है, सीमेंट इंडस्ट्री है, आप जानते हो जब सीमेंट इंडस्ट्री बनती है तो सीमेंट में पत्थर को ग्राइंडिंग किया जाता है। पत्थर जो होता है ना उसको ग्राइंड करते हैं। जिस जगह पर सीमेंट इंडस्ट्री लगी हो तो आप देख लेना आसपास के कम से कम 10 एकड़ 50 एकड़ एरिया में पत्थर का पाउडर ही पाउडर जम जाएगा, दूर दूर तक पत्थर का पूरा पाउडर जम जाएगा। क्या उस एरिया में अब वो एग्रीकल्चर करने के लायक है? नहीं है, खराब हो गई पूरी। चलो गुड़गांव दिल्ली की बात करते हैं, जब वहां पर अलग अलग टाइप की फैक्ट्री लगी हुई है बहुत सारी, और जब वो अपना वेस्ट मटेरियल, गंदा तेल, जो बेकार एकदम ब्लैक ऑयल जो है, जब उनकी फैक्ट्रियों से निकल कर आता है, बहुत सारी रिफाइनरी लगी हुई है, मथुरा में रिफाइनरी लगी हुई है, यूपी में, पानीपत के आसपास लगी हुई है, सोनीपत के आसपास लगी हुई है। आप देखोगे जब वो रिफाइनरी का सारा गंदा मटेरियल जब बाहर आता है और उसको खेतों में डाल दिया जाएगा, तो क्या वो एग्रीकल्चर के लायक रहेगा? नो, बिल्कुल नहीं रहेगा। अर्बनाइजेशन, ये तो थी इंडस्ट्रियलाइजेशन की बात। अब बात करते हैं अर्बनाइजेशन की वजह से नुकसान हुआ। सोचो जो जमीन एग्रीकल्चर करने के लिए है, कोई प्रॉपर्टी डीलर उस जगह पर जाकर प्लॉटिंग कर दे, कोई प्रॉपर्टी डीलर वहां पर प्लॉटिंग कर दे और वो प्लॉटिंग करके पूरे एरिया को हाउस वगैरह बना दे, बड़ी बड़ी बिल्डिंगें बन जाए, ये बन जाए, वो बन जाए, तो क्या होगा? सीधी सी बात है, फिर खत्म है, फिर वो एग्रीकल्चर लैंड खत्म हो गई, समझो मुसीबत है। तो ये रीजन है, इसके कई रीजन है। तो अभी को रीजन लिख सकते हैं हम 7 नंबर पे, हम लिख सकते हैं इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, और अर्बनाइजेशन। इंडस्ट्रियलाइजेशन और अर्बनाइजेशन इज द अनदर मेथड, ठीक है। अर्बनाइजेशन भी एक प्रॉब्लम है जिसकी वजह से फॉरेस्ट खत्म हो जाते हैं। अर्बनाइजेशन, ओके। तो ये पोर्शन क्लियर हो गया सभी को? बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल समझ में आ गया। अब इसके इंपैक्ट क्या होते हैं, असर तो बताओ। चलो ठीक है, बहुत सारी चीजें, रीजन हमें पता लगे। डिप्लेशन ऑफ इंडियन फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, कारण तो पता लग गई, लेकिन असर क्या हुआ जानना नहीं चाहोगे? असर भी तो पता लगाओ कि इतना सब कुछ हुआ तो उसका असर क्या हुआ। असर नंबर 1, बायोडाइवर्सिटी सारी खत्म। डिप्लेशन ऑफ बायोडाइवर्सिटी, इतने वैरायटी के जीव जंतु हमारे यहाँ होते थे, खरगोश होते थे बहुत सारे, मोर होते थे, अलग अलग टाइप की स्पैरोज होती थी, टाइगर होता था, चीता होते थे, एलिफेंट होते थे। एशियाटिक एलिफेंट कितना गजब का हाथी दिखता था, वो दूर दूर तक खुश दिखता था। राइनो होते थे, ठीक है, बारहसिंगा होते थे, ब्लू बक होती थी, कितनी टाइप की वैरायटी इंडिया में थी, सब खत्म हो गई। पहला असर
पहला असर ये है कि डाइवर्सिटी इंडिया की खत्म, डिप्लेशन ऑफ डाइवर्सिटी। दूसरा इंपैक्ट, क्योंकि इंपैक्ट के क्वेश्चन आएंगे, रीजन पूछेगा और ये पूछेगा भी इसका असर क्या हुआ। पहला डाइवर्सिटी एंड हो गई, दूसरा असर क्या हुआ, इकोलॉजिकल बैलेंस खत्म, इकोलॉजिकल बैलेंस पूरा खत्म। फॉरेस्ट इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, फॉरेस्ट इकोसिस्टम, रिवर इकोसिस्टम, डेजर्ट इकोसिस्टम, एक्वाटिक लाइफ इकोसिस्टम, कितने टाइप के इकोसिस्टम होते हैं आपको बताइए, सब डिस्टर्ब हो गए पूरी तरह से। ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से सारा कुछ डिस्टर्ब हो गया, बहुत बुरी हालात में सब चले गए हैं। इकोसिस्टम को अगर आप 1000 साल भी कोशिश करो तो इंप्रूव नहीं कर पाओगे, ऐसी हालत तुमने कर दी है। तुमने मतलब हम सब ने मिलकर कर दिया है अपने लालच की वजह से। नेचर कहां तक इंप्रूव करेगी, नेचर कहां तक इंप्रूव करेगी, फिर तरह तरह की बीमारियां आएंगी, और वो आप देख ही रहे हो तरह तरह की चीजें आ गई हैं बीमारियों में। दो असर हो गए, इकोसिस्टम खत्म, बायोडाइवर्सिटी फिनिश, ठीक है। इसके अलावा ड्रोट कंडीशन आ रही है। तीसरा असर ड्रोट कंडीशन। आपको पता है पहले कितनी बारिश होती थी, बहुत बारिश होती थी, जम के महीनों महीनों बारिश आती थी, और आजकल सूखा पड़ा रहता है, सूखा पड़ा रहता है, बारिश नहीं आती। ड्रोट कंडीशन बन गई है। किसान अब इस कंडीशन में है कि वो इरिगेशन का भी उसका पानी खत्म हो गया है। आप देखो कि बोरवेल वगैरह भी डाउन चले गए हैं सारे के सारे, क्योंकि ड्रोट कंडीशन बन गई है। तो ये सब कुछ किस वजह से हुआ, फॉरेस्ट और वाइल्ड लाइफ के खत्म होने की वजह से ड्रोट कंडीशन आ गई है। एक और डिफोरेस्टेशन हो गया है, जंगल खत्म हो गए पूरे पूरे, डिफोरेस्टेशन हो गया। अब कितना भी आप जंगल लगाओ, कितने भी पेड़ लगाओ, उस कमी को पूरा नहीं कर पाओगे। एक सर्वे हुआ था कि इंडिया की पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग अगर 33% फॉरेस्ट नहीं होंगे तो एक दिन इंडिया के लोग, सारे लोग बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे, बिना ऑक्सीजन के मर जाएंगे अगर 33 फॉरेस्ट नहीं हुए तो। और अभी कितने हैं, हमारी पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग जो 33 फॉरेस्ट हमें मिनिमम चाहिए, मिनिमम लेवल है ये, तो मिनिमम लेवल 24% ही है, सिर्फ 24% है। कितना होना चाहिए, अभी बहुत सारा होना चाहिए, बहुत सारा होना चाहिए, सिर्फ 24% है। अभी भी कम से कम 9-10% हमें फॉरेस्ट और चाहिए, तब जाके आप इसमें कुछ सरवाइव कर पाओगे। तब तो सरवाइव की बात है, अच्छी कंडीशन तब भी नहीं है। आपकी सोच रहे हो कि भाई 33% आने के बाद अच्छी कंडीशन हो जाएगी, अच्छी कंडीशन तब भी नहीं है, केवल सरवाइव कर पाओगे, ये दिमाग में लगा लो। इसीलिए हर साल वन महोत्सव बनाओ, फॉरेस्ट लगाओ, ये करो वो करो, कितनी सारी चीजें की जा रही है कि कम से कम ऑक्सीजन तो मिलती रहे। चलो अच्छी पोजीशन ना हो, ऑक्सीजन तो मिले कम से कम, तो वो चीजें जरूरी है। ओके, दूसरा ह्यूमन इफेक्ट, वाइल्ड लाइफ इफेक्ट, रेडिएशन इफेक्ट बहुत बड़े लेवल पे है, बहुत बड़े लेवल पे। गर्मी बढ़ गई है, ग्लोबल वार्मिंग हो गया है, हाई लेवल पे ग्लोबल वार्मिंग, कहीं ना कहीं डिफोरेस्टेशन इसका रीजन है। ओके, तो ये आपको समझ आ गया बहुत बढ़िया ढंग से। हमारे इंडिया में धीरे धीरे ये कंडीशन बन रही है जिसका बहुत बड़ा असर हो रहा है, ठीक है। अब आगे बढ़ते हैं हम लोग, टाइप ऑफ फॉरेस्ट हमारे इंडिया में कितने हैं कितने नहीं है, और ये कहाँ कहाँ पर डिस्ट्रीब्यूट है उनके बारे में थोड़ा अंदाजा लगा लेते हैं। ओके चलो ठीक है, एक बार रफ कर देता हूँ इसको मैं। आई थिंक ये तो सब क्लियर आप लोगों को, ठीक है, डन। ओके ओके चलो शुरू करते हैं आगे, ठीक है। टाइप ऑफ फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट, टाइप ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ, एंड वाइल्ड लाइफ, ठीक है, इन इंडिया, इन इंडिया, इंडिया के अंदर कौन कौन से टाइप पाए जाते हैं, ठीक है। तो देखिए यहां पर सबसे पहले रिजर्व फॉरेस्ट, रिजर्व्ड फॉरेस्ट पाए जाते हैं, ठीक है। वो कितने हैं, 1.5 ऑफ टोटल फॉरेस्ट, टोटल फॉरेस्ट का 1.5 है वो, जितने भी हमारे यहाँ पर जंगल है उसका आधा रिजर्व फॉरेस्ट है। नंबर 2 प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ये देखिए प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, ओके, ये हमारे इंडिया में 1/3 है,
1/3 ऑफ टोटल फॉरेस्ट। हमारे इंडिया के जितने भी फॉरेस्ट है उनमें 1/3 इसका पाया जाता है। मतलब टोटल एरिया 1,56,700 किलोमीटर, ठीक है, 700 स्क्वायर किलोमीटर एरिया है। और ये हमने मेजर किया था मई 2004 में हमने ये डाटा लिया कि ये जो फॉरेस्ट है ये 4.95% है। ये देखिए मई का ये डाटा था। 2004 में जब सर्वे हुआ था तब ये पता लगा कि 4.95% हमारे यहां पर प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट है। मतलब क्या है, रिजर्व फॉरेस्ट जिसपे तार वार खींचे गए, प्रोटेक्शन के लिए उनको दिया गया लेकिन तार खींच के रख दिए गए। प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट का मतलब हुआ जिन पे टैग कर दिया गया, जिन पे नंबरिंग कर दी गई। अगर जंगल पे ट्रीज पे आप नंबरिंग कर देते हो, उनके तने जो होते हैं उस पार्ट पे आप नंबरिंग कटिंग करके छील के थोड़ा सा उसको नंबर डाल देते हो, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आ जाते हैं। वो गवर्नमेंट जो ऑफिसर होते हैं, फॉरेस्ट ऑफिसर होते हैं, बार बार उनकी काउंटिंग करते रहते हैं, तो ये प्रोटेक्टेड में आ जाते हैं। ठीक है, ओके। तीसरा जो लेवल है, तीसरा लेवल, ओके, वो है अनक्लास फॉरेस्ट, जिनकी कोई कैटेगरी हम नहीं दे सकते, जिनको विलेज फॉरेस्ट में भी हम बांट सकते हैं। ये इंडिया में 5% है। ठीक है, ये इंडिया की फॉरेस्ट लैंड के 5% हिस्से पे होते हैं। फॉरेस्ट लैंड, इस पे 5% हिस्से पे ये पाए जाते हैं। ओके, एक बात हो गई। ठीक है, अब बात कर लेते हैं कि ये इतने टाइप के जो हमने देखे हैं, इसमें डिस्ट्रीब्यूशन कहाँ कहाँ है। ठीक है, डिस्ट्रीब्यूशन ये कहाँ पाए जाते हैं। डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ। ठीक है, वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज ये कहाँ पर पाए जाते हैं। देखिए, तो फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज में डिस्ट्रीब्यूशन में नंबर 1 परमानेंट फॉरेस्ट। ये देखिए, परमानेंट फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं वो सबसे बड़ा एरिया एमपी है। वो सबसे बढ़िया एरिया मध्य प्रदेश है। ये देखिए, सबसे ज्यादा फॉरेस्ट पाए जाते हैं मध्य प्रदेश की 70% लैंड पर फॉरेस्ट पाए जाते हैं। सबसे ज्यादा फॉरेस्ट मध्य प्रदेश में, जितना भी एरिया उसकी 75% लैंड पर जंगल है, तो इसका मतलब बेस्ट एरिया है वो, वहां पर ज्यादा जंगल आपको मिल रहे हैं, दिख रहे हैं। ठीक है, उसके बाद देखिए नंबर 2 रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, रिजर्व फॉरेस्ट। ठीक है, ये रिजर्व फॉरेस्ट, अब ये कहाँ है। रिजर्व फॉरेस्ट जो पाए जाते हैं वो जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, जम्मू कश्मीर के अलावा आंध्र प्रदेश, ठीक है, उत्तराखंड और केरला में पाए जाते हैं। मतलब कि रिजर्व फॉरेस्ट जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और केरला में पाए जाते हैं। और परमानेंट फॉरेस्ट हो गए मध्य प्रदेश के 75% एरिया में पाए जाते हैं। ओके, तीसरी कैटेगरी जो है, ठीक है, फिर आती है प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। प्रोटेक्शन की ज्यादा जरूरत है, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट। ये देखिए, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट, अब ये कहां पाए जाते हैं। बिहार, जंगल कम है, प्रोटेक्शन की जरूरत है। हरियाणा, जंगल कम है, प्रोटेक्शन की जरूरत है। हरियाणा, ओके, बिहार, हरियाणा। पंजाब, जंगल कम है भाई, प्रोटेक्शन की जरूरत है। हिमाचल प्रदेश, अभी हमने हिमाचल का नाम लिया ही था कि हिमाचल प्रदेश के लोगों ने तो तबाही मचा दी भाई, इन्होंने तो वहां के सारे जंगल ही काट दिए। हिमाचल प्रदेश के लोगों ने तो सारे यूं के जंगल ही काट दिए वहां से,
तो बड़ा अजीब हुआ, तो वहां भी प्रोडक्शन की जरूरत है। उड़ीसा और राजस्थान, राजस्थान तो टॉप मोस्ट कैटेगरी में है, वहां तो है ही इतने कि उनको बचाना जरूरी है, ठीक है। तो उसके बाद आता है ओडिशा, ओडिशा एंड राजस्थान। यहां पर आपको मोस्टली जो जंगल हैं वो आपको प्रोटेक्टेड ही मिलेंगे, मोस्टली प्रोटेक्टेड मिलेंगे आपको, ठीक है। तो थोड़ा सा दिमाग लगाने की जरूरत है, आसानी से याद होता है। परमानेंट मध्य प्रदेश के हो गए, रिजर्व जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और केरला। जम्मू कश्मीर, आंध्र प्रदेश, उत्तराखंड और केरला, ठीक है। प्रोटेक्टेड की बात करें तो फिर बिहार, हरियाणा, पंजाब, हिमाचल, उड़ीसा और राजस्थान। खुद समझ जाओगे, अपने आप ही क्लियर हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद देखिए नंबर 4, अनक्लास्ड, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, अनक्लास्ड फॉरेस्ट, और वो है आपका नॉर्थ ईस्ट गुजरात, एक तो गुजरात, ठीक है, एंड गुजरात एंड नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स, जिसको आप 7 सिस्टर भी कह सकते हो, 7 सिस्टर्स, ओके, 7 सिस्टर एरिया, ठीक है, 7 सिस्टर एरिया, ओके। तो ये हैं हम कैटेगरीज, ठीक है। परमानेंट फॉरेस्ट, रिजर्व फॉरेस्ट, प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट और अनक्लास फॉरेस्ट। अनक्लास का मतलब क्या होता है? अनक्लास का मतलब आप इतने हैं वो कि आप डिफरेंट वैरायटी के और आप उनको कैटेगरी नहीं दे सकते, उसमें विलेज फॉरेस्ट पे जाते हैं। गुजरात के अंदर कांटेदार जंगल है, गिर फॉरेस्ट, गुजरात का गिर फॉरेस्ट बड़ा फेमस है, तो गिर में एशियाटिक लॉइन पाया जाता है। आप तो बेचारा नहीं है, खत्म हो गया बेचारा, धीरे धीरे वहां से निकल लिए, ठीक है। तो अनक्लास फॉरेस्ट, ठीक है बेटा, तो ये हमें समझ में आ गया। और अब हम जानना चाहेंगे आगे हमारा टॉपिक, आगे हमारा जो टॉपिक होगा, हम ये जानना चाहेंगे कि भाई हमारे यहाँ पर फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट क्या है, फॉरेस्ट को बचाने के लिए इन्होंने क्या क्या प्लानिंग की है, वो हमें देखेंगे। और फिर नेक्स्ट वीडियो में हम वाइल्ड लाइफ के बारे में डिस्कशन करेंगे। 2-3 देखो, इसमें कम से कम 4 वीडियो की मेरी एक्सपेक्टेशन थी कि 4 तो बनेंगे, ठीक है। तीसरा ये चल रहा है, एक और बनाएंगे, कोशिश करेंगे कि 4th में ही एंड हो जाए, ठीक है। तो क्योंकि लेसन बहुत इंटरेस्टिंग है, बड़ा लेसन है, और जहां तक मैंने आपको पहले कहा था कि मैं 9th और 10th को मिक्स कर देता हूं यहाँ पे, तो ये थोड़ा सा हैवी हो जाएगा, ओके। चलो देखो, तो अब बात करते हैं फॉरेस्ट कंजर्वेशन एक्ट, ओके, फॉरेस्ट पॉलिसीज के बारे में, ओके। तो देखिए एक बार मैं बोर्ड रफ कर देता हूँ, आई थिंक सबको क्लियर है, यहाँ तक क्लियर है, ओके। अगला टॉपिक हमारा अब है फॉरेस्ट कंजर्वेशन। भी जंगल को बचाने के लिए गवर्नमेंट ने क्या किया, पब्लिक अवेयरनेस क्या थी, किस तरीके से किया गया, ओके। तो देखिए फॉरेस्ट कंजर्वेशन, फॉरेस्ट कंजर्व, ठीक है। टारगेट कंजर्व करेंगे, कंजर्व एंड एक्सपेंड, कंजर्व करेंगे, बचाएंगे और बढ़ाएंगे, मतलब कि बचाएंगे और बढ़ाएंगे, पेड़ों को बचाएंगे भी और बढ़ाएंगे भी, 2 टारगेट, ओके, इस पॉलिसी का फॉरेस्ट कंजर्वेशन। ये देखिए, ओके, तो देखिए हमारे इंडिया में पहली बार, ठीक है, इंडिया में फॉरेस्ट पॉलिसी आजादी के बाद बनाई गई, 1952 में बनी, 1952 में, और उसे फिर मॉडिफाई किया गया। इस फॉरेस्ट पॉलिसी को मॉडिफाई किया गया, इसको मॉडिफाई किया गया, मॉडिफाइड इन 1988, 1988 में इसे फिर मॉडिफाई किया गया। नेशनल लेवल पर इसको फिर मॉडिफाई किया गया। स्टार्टिंग में जो फॉरेस्ट पॉलिसी बनी थी वो कुछ एक स्टेट्स को टारगेट करते हुए बनी थी कि भाई इन स्टेट में हम पहले जंगल को बचाने के लिए प्लानिंग करेंगे, जो रिच एरिया में थे या जो डेंजर में चले गए थे।
फिर इसको दोबारा मॉडिफाई किया 1988 में, तो पूरे नेशन वाइड इसको कर दिया गया। ओके, फिर उसके बाद देखिए उस समय जो टारगेट किया गया सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करते हुए हमने ये पॉलिसी तैयार की। सस्टेनेबल मतलब टिकाऊ जंगल विकास ये हमने किया, ताकि इसका मतलब ये था मीट द लोकल, ठीक है, मीट द नीड ऑफ लोकल्स पीपल की नीड का, उनकी जरूरत का ध्यान रखते हुए ऐसी पॉलिसी बनाई जाए कि ताकि नॉर्मल पब्लिक भी हमारा साथ दे। इस तरह की पॉलिसी के लिए प्लानिंग की गई। ठीक है, इसी के तहत एक प्लान बना नर्मदा सागर प्रोजेक्ट ये तैयार किया गया। ये प्रोजेक्ट बना, इस प्रोजेक्ट को मध्य प्रदेश में शुरू किया गया। मध्य प्रदेश में इसको शुरू किया गया। ओके, और ठीक है, नर्मदा सागर प्रोजेक्ट। देखो ये टॉपिक हमारा सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट करने से रिलेटेड है, क्योंकि नर्मदा सागर प्रोजेक्ट जब मध्य प्रदेश में नर्मदा रिवर पर चलाया गया, तो जिसकी वजह से नुकसान हुआ, आसपास के एरिया डूब गया। सरदार सरोवर डैम बनाया गया। नर्मदा सागर प्रोजेक्ट के साथ साथ सरदार सरोवर डैम भी बना, जिसके आसपास का एरिया डूबने लगा। तो पब्लिक को नुकसान हुआ। गवर्नमेंट ने फिर इसके लिए फिर ये नर्मदा सागर प्रोजेक्ट को, जो भी इससे डिस्प्लेस हो गए थे, जिनका भी नुकसान हुआ था, उनको रीसेटल करने के लिए ये प्लानिंग किया गया, ताकि भाई उनको बचाया जा सके, उनको दोबारा रिहैबिट किया जा सके। जो ट्राइबल पीपल यहाँ बेचारे बेघर हो गए, क्योंकि नदी पर डैम बनाओगे, पानी पीछे खड़ा हो जाएगा, जो आदमी वहां पर रह रहे हैं, ट्राइबल पीपल या जो भी फॉरेस्ट लाइफ रह रही है, वो सारी खत्म हो जाएगी। क्या उनको दोबारा से रीसेटल करना, गवर्नमेंट की जिम्मेदारी नहीं है। तो इस तरह से ये प्रोजेक्ट तैयार किया गया। ओके, तो देखिए 40,000 हेक्टेयर ऑफ फॉरेस्ट को रिजर्व किया गया एंड प्रोटेक्ट किया गया। ओके, इसके अलावा एक और पॉइंट है, ठीक है, 5 मिनट, सिर्फ 5 मिनट में एंड कर देंगे। ओके, ज्यादा इसमें नहीं खींचेंगे, 5 मिनट में हो जाएगा। ओके, एक और देखिए बक्सर टाइगर रिजर्व, ठीक है, बक्सर टाइगर रिजर्व भी बनाया गया। बक्सर टाइगर रिजर्व, ठीक है, वेस्ट बंगाल में बनाया गया, ताकि टाइगर्स को बचाया जा सके। उससे भी काफी नुकसान होने लगा था, लेकिन उसके लिए भी कंजर्वेशन पॉलिसी लगाई गई ताकि नुकसान ना हो। ओके, कुछ और फॉरेस्ट पॉलिसी लगाई गई। इसके बाद में कुछ और फॉरेस्ट पॉलिसी तैयार की गई। फॉरेस्ट पॉलिसी इंप्रूव की गई, इम्प्रूवमेंट किए गए, ठीक है, इम्प्रूवमेंट किए गए, ताकि लोगों को टारगेट क्या था, टारगेट सोशल फॉरेस्ट्री की जाए और लोगों को इसमें ऐड किया जाए। सोशल फॉरेस्ट्री का टारगेट था कि लोकल पीपल को भी इस प्लानिंग में शामिल कर लिया जाए। उनकी हेल्प से जल्दी हम जंगल लगाए जा सकते हैं, हम उनको बहुत बढ़िया ढंग से इंस्टॉल कर सकते हैं। लोकल पीपल को ऐड किया गया, लोकल पीपल ऐड इन पॉलिसी में लोकल पीपल को ऐड करने की बात कही गई, क्योंकि लोकल पीपल की हेल्प से कोई भी टाइप के फॉरेस्ट जल्दी लगाए जा सकते हैं। अगर लोकल पीपल को थोड़ी ईंधन की जरूरत है, या वो जंगल की लकड़ियां काट कर अपना गुजारा करना चाहते हैं, तो उनको कुछ करने दिया जाए इस तरह का काम, और उसके बदले उनसे पेड़ लगवाने के लिए उनको मोटिवेट किया जाए। सोशल फॉरेस्ट्री का मतलब ये होता है, अगर आपको एग्जाम में क्वेश्चन आ जाएगी सोशल फॉरेस्ट्री क्या है, तो आप इसमें जो लिखेंगे कि कोई भी फॉरेस्ट पॉलिसी गवर्नमेंट शुरू करती है, तो उसमें अगर लोकल पीपल को भी इन्वॉल्व कर देती है, तो वो आपकी हेल्प कर सकते हैं। जंगल में उनको लकड़ियों की जरूरत है, उनको लकड़ियां ले जाने दीजिए, पुराने जो भी ट्री हैं, कांटेदार झाड़ियां वगैरह, उनको ले जाने दीजिए। इसके बदले में वो आपको पेड़ उगाने में मदद कर सकते हैं।
बल्कि पेड़ों को पानी डालने में भी आपकी मदद कर सकते हैं। दैट इज सोशल फॉरेस्ट्री, सामाजिक वानिकी बोलते हैं इसको। ओके, इसके अलावा एफोरेस्टेशन, एफोरेस्टेशन पे बल दिया गया। एफोरेस्टेशन एंड पब्लिक अवेयरनेस, पब्लिक अवेयरनेस, अवेयरनेस, ठीक है, पब्लिक को जागरूक किया गया ताकि ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाए जा सके, ज्यादा से ज्यादा जंगल लगाए जा सके। लोगों को वन महोत्सव मनाने को कहा गया, स्कूल के बच्चों को, ठीक है ना, एफोरेस्टेशन की पॉलिसी अपनाई गई, पब्लिक अवेयरनेस, लोकल पीपल को ऐड करने की बात की गई। सस्टेनेबल फॉरेस्ट मैनेजमेंट में ये सारी चीजें रखी गई थी कि भाई लोकल पीपल को ऐड कर लो और स्कूल कॉलेज वगैरह में कैंपेन्स करो, बच्चों को मोटिवेट करो कि वो सीजन बाय सीजन बहुत सारे पेड़ लगाएं। तो क्या एक कैंपेन्स बन जाती है, पब्लिक अवेयरनेस हो जाती है, ठीक है। तो इस तरह से आज के दिन इंडिया में फॉरेस्ट पॉलिसी वजह से बहुत सारा काम इंप्रूवमेंट कर गया है, ठीक है। तो आज के वीडियो में यही यहाँ तक। ओके, और नेक्स्ट क्लास में हम ये डिस्कशन करेंगे कि वाइल्ड लाइफ क्या है और वाइल्ड लाइफ के लिए किस तरह के यहाँ पर वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, कौन कौन सी जंगल को और नेशनल पार्क बनाए गए हैं जंगल को बचाने के लिए, जानवरों को बचाने के लिए वाइल्ड लाइफ सेंचुरी बनाई गई है, बायो रिजर्व्स बनाए गए हैं कितने 18 के लगभग यहाँ पर, और कुछ प्रोजेक्ट बनाए गए हैं, टाइगर प्रोजेक्ट हो गया, इस तरह के बहुत सारे प्रोजेक्ट अगले वीडियो में हम कर लेंगे, ठीक है। अगले वीडियो में, अगले क्लास में ये बहुत अच्छे ढंग से कंप्लीट हो जाएगा। ओके भाई, ठीक है, आज के लिए इतना ही। थैंक यू, बाय, ठीक है, बाय।